दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है हमारी चारू और विनय का अनोखा हनीमून। विनय और चारू की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। दोनों के चेहरों पर नए जीवन की चमक थी। एक दूसरे की बातों में खो जाना, हर पल को साथ जीने का जज्बा और एक दूसरे की आदतों को जानने की उत्सुकता, यही उनकी दुनिया थी। शादी के बाद हनीमून पर जाने की योजना बनी और उन्होंने किसी हिल स्टेशन या मशहूर टूरिस्ट प्लेस की बजाय एक बड़ा शहर चुना। वो चाहते थे कि उस शहर की हलचल, संस्कृति और लोग उनके सफ़र का हिस्सा बने। उन्होंने होटल की जगह एक मध्यम वर्गीय सोसाइटी में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। सोसाइटी थोड़ी पुरानी थी, लेकिन वहाँ की रौनक कुछ अलग थी। बच्चे गलियों में खेलते, बुजुर्ग पार्क में बैठकर गपशप करते और महिलाएं बालकनी से आवाज़ें लगाती रहतीं। विनय और चारू को यह सब बहुत पसंद आया। चारू ने पहली ही सुबह वहाँ की एक बुजुर्ग अम्मा को देखकर मुस्कुराकर नमस्ते किया। अम्मा ने भी मुस्कुराकर पूछा, नई बहू हो क्या? कहाँ से आई हो? यहीं से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। धीरे धीरे चारू सोसाइटी की महिलाओं के बीच घुलने लगी। वहीं विनय भी शाम को बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता या बुजुर्गों के साथ बैठकर चाय पीता। एक दिन चारू ने देखा कि पास वाले फ्लैट में रहने वाली एक विधवा महिला अपनी बेटी के साथ रहती है और कई बार उनके घर में चूल्हा भी नहीं जलता। चारू ने विनय से कहा, हमें कुछ करना चाहिए इनके लिए। हम कुछ दिन ही हैं यहाँ, लेकिन कुछ अच्छा करके जाएं। विनय मुस्कुराया, तुम्हारे साथ रहकर मैं हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बन रहा हूँ। चलो कुछ सोचते हैं। दोनों ने तय किया कि हर रोज एक अतिरिक्त टिफिन बनाकर उस महिला को देंगे, लेकिन बिना अपनी पहचान बताए। अगली सुबह से उन्होंने एक खूबसूरत डिब्बे में खाना रखकर उनके दरवाजे के पास छोड़ना शुरू कर दिया। महिला रोज खाना पाकर चौंकती, कभी बालकनी से झांकती, लेकिन कोई नजर नहीं आता। एक दिन उस महिला की बच्ची बीमार हो गई। चारू को खबर लगी तो वो दौड़ पड़ी मदद के लिए। डॉक्टर को बुलाया, दवाइयाँ लाई और रात भर बच्ची के सिर पर हाथ रखकर बैठी रही। सुबह उस महिला की आंखों में आंसू थे। उसने चारू को गले लगा लिया। विनय भी वहीं खड़ा था, शांत मुस्कुराता हुआ। दिन बीतते गए। हनीमून के नाम पर शुरू हुआ यह सफ़र अब एक नई पहचान की तरफ बढ़ रहा था। सोसाइटी के लोग उन्हें अपने बेटे बहू जैसा मानने लगे थे। एक दिन सोसाइटी की मीटिंग में सबने मिलकर उनके लिए एक सम्मान समारोह रखा। एक बुजुर्ग ने माइक पर कहा, हमने बहुत लोगों को देखा, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन विनय और चारू ने हमारे दिलों में जगह बनाई है। इन्हें कोई रहस्य नहीं चाहिए था, इन्हें तो सिर्फ इंसान चाहिए थे। अब जब वापसी का समय आया तो चारू की आंखों में नमी थी और विनय का दिल भारी था। जाते जाते उन्होंने वादा किया, हम जरूर लौटेंगे, किसी और नाम से नहीं, अपने इन्हीं रिश्तों की पहचान लेकर। कहानी एक हनीमून की नहीं, एक रिश्ते की थी, जहां प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं था, बल्कि एक पूरी सोसाइटी में बिखर गया था। और यही असली यात्रा थी। हनीमून से लौटने के बाद विनय और चारू अपने शहर लौट आए। माँ के साथ एक सामान्य लेकिन सुखद दिनचर्या शुरू की। चारू सुबह माँ के साथ रसोई में हाथ बटाती, विनय ऑफिस जाता और शाम को सब साथ बैठकर बातें करते। लेकिन जब भी वे फुर्सत में होते, दोनों को उस सोसाइटी की याद सताती। चारू अक्सर माँ के पास बैठती और कहती, माँ, वो जगह कुछ अलग थी, लोगों के चेहरे पर अपनापन था, लेकिन उस विधवा औरत और उसकी बच्ची की आंखों में हमेशा एक सूखा सा दर्द दिखता था। विनय भी बात आगे बढ़ाता है, उनका कोई सहारा नहीं था माँ। बच्ची स्कूल जाती थी, लेकिन वो औरत खुद इतनी परेशान रहती थी कि दिन में भी कभी कभी रोती मिलती। माँ चुपचाप सुनती रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं, अगर तुम्हारे दिल में कुछ करने का भाव है
तो वह भावना यहाँ रहकर भी जिंदा रख सकते हो। यह बात दोनों के दिल में उतर गई। एक रात चारू ने कहा, विनय, क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें, कहीं से उनकी खबर लें, कोई काम दिलवाएं या बच्ची की पढ़ाई की जिम्मेदारी लें। विनय ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने सोसाइटी के एक दोस्त से संपर्क किया। बातों बातों में पता चला कि वो महिला अब भी वहीं रह रही थी, पर हालत बद से बदतर हो चुके थे। बच्ची बीमार रहती थी और महिला खुद मानसिक रूप से बेहद टूट चुकी थी। अगले ही हफ्ते विनय और चारू ने तय किया कि वे कुछ दिनों के लिए वापस उसी शहर जाएंगे। लेकिन इस बार मकसद हनीमून का नहीं था, बल्कि किसी की टूटी हुई जिंदगी को जोड़ना था। लेकिन इधर विनय एक गहरी जिम्मेदारी के नीचे दबा हुआ था। उसकी माँ उम्रदराज थी और अक्सर बीमार रहती थी। विनय के लिए माँ ही उनकी दुनिया थी, क्योंकि उसके पिता कई वर्ष पूर्व देश सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। वो फौज में नहीं थे, लेकिन हिम्मत किसी सैनिक से कम नहीं थी। विनय के पिता एक दिन बाजार से लौटते वक्त एक परिवार को कुछ बदमाशों से घिरा हुआ देख बैठे थे। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, सीधे भिड़ गए, अपने जीवन की परवाह किए बिना। उन्होंने उस परिवार को बचाने की कोशिश की, पर दुर्भाग्यवश हालात ऐसे बने कि उन्हें उस परिवार के मुखिया के साथ अपनी जान गंवानी पड़ी। उस दिन के बाद विनय की माँ ने एक ही बात सिखाई थी, अगर किसी की जान बचाने का मौका मिले तो कभी पीछे मत हटना। तेरे पापा ने यही किया था। विनय ने वो सीख अपने दिल में बसा ली थी। शायद इसी वजह से जब चारू ने उस विधवा और उसकी बच्ची की बात की थी, तो विनय का दिल उसी दर्द से भर गया था। अब वो दो मोर्चों पर खड़ा था। एक ओर माँ की देखभाल, जिनके लिए वह सब कुछ था, और दूसरी ओर वो औरत और उसकी मासूम बेटी, जिनकी जिंदगी शायद उसके एक फैसले से बदल सकती थी। चारू ने समझदारी से कहा, हम कोई बड़ा त्याग नहीं कर रहे विनय, हम बस किसी की टूटी उम्मीद को सहारा देने जा रहे हैं। और तुम्हारी माँ, वो सबसे पहले यही चाहेंगी कि तुम किसी का जीवन संवारो, जैसे तुम्हारे पिता ने किया। माँ ने भी यह बात सुनकर मुस्कुरा दिया। जा बेटा, मेरी परवरिश तब ही सफल होगी जब तू किसी और माँ के आंसू पोंछेगा। अब कहानी की दिशा बदल रही थी। विनय और चारू सिर्फ यादें नहीं, जिम्मेदारी लेकर लौटने जा रहे थे। वो एक नई शुरुआत थी, जहां इंसानियत उनका मकसद थी और पीछे उनके पिता की कुर्बानी का उजाला था। दोनों की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। आमतौर पर इस समय दंपत्ति अपने भविष्य के सपनों में खोए रहते हैं। घर सजाने की योजनाएं, घूमने फिरने के अरमान, एक दूसरे को समझने का वक्त। लेकिन विनय और चारू कुछ अलग थे। वे एक ऐसा फैसला लेने जा रहे थे जो उनके पूरे जीवन की दिशा बदल सकता था, और उन्हें यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके इस कदम के पीछे कितनी बड़ी नियति छिपी हुई थी। जैसे ही वे दोबारा उस सोसाइटी पहुंचे, पुराने लोग उन्हें देखकर खुश हो गए। विनय और चारू सीधे उस विधवा औरत के घर गए। दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक कमजोर सी आवाज आई, कौन है? चारू ने धीरे से जवाब दिया, कुछ पुराने लोग हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। दरवाजा खुला और सामने वही औरत खड़ी थी, थकी हुई, उदास आंखें, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी पहचान की झलक। बच्ची अंदर बिस्तर पर लेटी थी, बीमार सी। चारू ने धीरे से औरत का हाथ थामा। हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, हम यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। औरत फूट फूट कर रो पड़ी। कुछ देर बाद जब थोड़ा सामान्य माहौल हुआ, तो उसने धीरे से अपनी कहानी सुनाई। हम कभी बहुत खुशहाल थे, मेरे पति बहुत बहादुर इंसान थे, लेकिन एक दिन कुछ गुंडों ने हमें घेर लिया। हम सब बर्बाद हो जाते अगर एक अजनबी आदमी हमारी मदद को न आता। उन्होंने बदमाशों से लड़ाई की और मेरी आंखों के सामने अपनी जान दे दी। विनय का दिल धड़क उठा। विनय ने कांपती आवाज में पूछा, आप जानती हैं उनका नाम क्या था? औरत ने रोते हुए कहा, हाँ, उनका नाम राजेंद्र मिश्रा था। विनय की सांसें जैसे थम गईं। चारू ने हैरानी से उनकी ओर देखा। वो मेरे पिता थे। विनय ने सिर्फ इतना कहा और चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया।
चारू की आंखों में आंसू बहने लगे। उस औरत ने हैरानी से विनय को देखा और फिर उसी पल दोनों के पैरों में गिर पड़ी। माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि आप वही बेटे हैं जिनके पिता ने हमें नई जिंदगी दी थी। विनय ने उसे उठाया। माफ करने का सवाल ही नहीं उठता। अब हम आपकी जिम्मेदारी हैं। यह कर्ज नहीं, यह रिश्ता है जो मेरे पिता ने अपने खून से जोड़ा था। विनय की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। विनय ने औरत का हाथ थामते हुए कहा, और मेरी माँ ने भी मुझे यही कहकर भेजा है कि जा बेटा, अगर कोई परेशान हो तो उसकी मदद जरूर करना, क्योंकि तेरे पिता ने भी यही किया था। चारू उसकी बात सुनकर भावुक हो गई, लेकिन विनय की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने धीरे से आगे कहा, मदद के साथ साथ मुझे अपने प्यार और माँ का कर्ज भी अदा करना है। चारू का साथ, जो हर कदम पर मेरे साथ खड़ी रही, और मेरी माँ की ममता, जिसने मुझे बिना किसी शिकायत के बड़ा किया। ये दोनों रिश्ते मेरे जीवन की नींव हैं। उस औरत की आंखों में अब सिर्फ आंसू नहीं, एक गहरी राहत थी, जैसे बरसों से किसी बोझ का अंत हुआ हो। उसने बच्ची को बुलाया और कहा, बेटा देखो, ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। विनय ने बच्ची की ओर देखा, उसका माथा चूमा और कहा, अब हम तुम्हारा परिवार हैं। चारू ने मुस्कुराकर कहा, हमें किसी मंदिर की मूरत नहीं बननी, बस इंसान बने रहना है। चलिए, अब हम सब मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। वो दिन उस टूटे हुए परिवार के लिए एक नया जन्म था, एक नई उम्मीद, जहां अतीत के दर्द से निकलकर वर्तमान में विश्वास पनप रहा था। और विनय, वो सिर्फ एक बेटा या पति नहीं रहा, वो एक कड़ी बन गया, बीते बलिदान और आज के जीवन के बीच की। उस वक्त नई शुरुआत आसान नहीं थी, लेकिन जहां इरादे सच्चे हों, वहां राहें खुद बन जाती हैं। विनय, चारू, माँ, वह विधवा और उसकी बच्ची, अब ये सिर्फ कुछ लोग नहीं थे, ये एक नई सोच का प्रतीक बन चुके थे। उन्होंने किराए का एक छोटा सा घर पास ही में लिया और मिलकर जिंदगी को फिर से गढ़ना शुरू किया। चारू ने सबसे पहले उस बच्ची का स्कूल में दोबारा एडमिशन करवाया। उसे हर रोज खुद पढ़ाती, खाना देती और ममता से उसके बाल बनाती, जैसे एक माँ। विनय ने विधवा महिला को एक छोटा सा सिलाई सेंटर शुरू करवाया, जहां आसपास की अन्य महिलाएं भी आकर काम सीखने लगीं, जिससे कि खुशी का वातावरण और घर के खर्चे को चार पैसे आने लगे। धीरे धीरे यह पहल उस सोसाइटी तक सीमित नहीं रही, पास की दूसरी बस्तियों में भी चर्चा होने लगी। वो परिवार आया था कुछ दिन के लिए, लेकिन लौटे तो फरिश्ते बनकर। लोग चौंकते थे, प्रेरित होते थे। एक दिन सोसाइटी में एक बच्चा बीमार पड़ा और उसके माता पिता इलाज के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे थे। उस रात विनय और चारू ने पूरे मोहल्ले में चक्कर लगाया, हर दरवाजे पर दस्तक दी, हम मिलकर बचा सकते हैं एक जान। अगली सुबह इलाज के पूरे पैसे इकट्ठा हो चुके थे। धीरे धीरे चारू और विनय ने एक छोटी संस्था बनाई, एक फरिश्ता, एक जिम्मेदारी। उनका उद्देश्य साफ था, जो दर्द उन्होंने करीब से देखा, उसे किसी और का भाग्य न बनने देना। अब वो विधवा औरत, जो कभी खुद मदद की मोहताज थी, उसी सिलाई सेंटर की मुख्य प्रशिक्षक बन चुकी थी। और उसकी बच्ची, वो अपनी स्कूल में अव्वल आ रही थी और हर साल होने वाले भाषण में एक ही बात कहती, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, पर जीना मुझे विनय अंकल और चारू आंटी ने सिखाया। सोसाइटी में अब एक नई चेतना थी, लोग एक दूसरे के दुख में भागीदार बनने लगे थे। वो प्रेरणा, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, अब एक आंदोलन बन चुकी थी। और जब कभी कोई पूछता, आपने तो समाज को बदल दिया, विनय बस मुस्कुराकर कहता, हमने नहीं बदला समाज को, हमने बस एक घर को संभाला है, बाकी समाज ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक करने के बाद विनय और चारू अपनी माँ के पास घर लौटे। उनका चेहरा तखान से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में सुकून और आत्मसंतोष की चमक थी। माँ ने दोनों को दरवाजे पर ही देख लिया और जैसे ही वे अंदर आए, चारू ने उनके पैर छूकर कहा, माँ, सब ठीक हो गया है। वो औरत अब अकेली नहीं है, बच्ची स्कूल जा रही है और सोसाइटी के लोग भी अब एक दूसरे की मदद करने लगे हैं। साथ ही विनय ने कहा, माँ,
आपके कहे शब्द ही हमारा रास्ता बने और वो रास्ता अब कई लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। माँ चुपचाप दोनों की बातें सुनती रही। फिर उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा और एक गहरी प्रेरणादायक आवाज़ में कहा, जिस घर से बेटा और बहू मिलकर किसी अजनबी का दर्द अपनाने निकलें, उस घर की दीवारें भी दुआ देने लगती हैं। तुम दोनों ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। अब तुम सिर्फ मेरे नहीं, उस समाज की रोशनी हो जहां अंधेरा बस चुका था। विनय और चारू की आंखें भर आईं। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा यही है कि मेरा परिवार किसी रोते चेहरे की मुस्कान बन जाए और उस पल जैसे घर की हवा में भी एक नई ऊर्जा खुल गई हो। एक ऐसी ऊर्जा जो सिर्फ परिवार नहीं, पूरी इंसानियत को जोड़ने की ताकत रखती है। दोस्तों, प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं होता, बल्कि वो शक्ति है जो दूसरों के दुख को समझे, उसे बांटने, उसमें अपना योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। विनय और चारू की कहानी ये साबित करती है कि हनीमून सिर्फ यादों का सफर नहीं होता, वो जीवन के असली अर्थ को जानने की शुरुआत भी हो सकता है। एक सुखद रिश्ता तब और महान बनता है जब उसमें सिर्फ अपने नहीं, दूसरों के आंसू पोंछने की जगह भी हो। चलते थे संग ख्वाबों के शहर, हाथों में प्यार की चांदनी लिए, मगर राह में जो मिले आंसू, हमने उन्हें भी दुआओं से सींचा। हनीमून था नाम सफर का, पर मंजिल बनी इंसानियत की ओर, जहां दो दिलों ने मिलकर एक जमाने की तस्वीर बदली। धन्यवाद।